प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की सफल यात्रा करके लौटे स्वदेश। दुबई में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की हुई शुरुआत। 2028 के लिए कॉप 33 की मेजबानी करने का भी दिया प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सोमवार से शुरू होगा सत्र। मिजोरम विधानसभा के लिए मतगणना अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगी। मिजोरम में कई क्षेत्रों से आए प्रस्ताव के बाद उठाया गया कदम। बाकी 4 राज्यों में कल होगी मतगणना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गजा में संघर्ष विराम खत्म होते ही इजराइल के हमले में 178 की मौत, 5 बंधकों के मरने की हुई पुष्टि। अमेरिका ने कहा हमास के कारण खत्म हुआ संघर्ष विराम। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 मैच में 20 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने बनाई 3-1 की अजय बढ़त। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी से गिरा तापमान। बर्फबारी के कारण यातायात हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होने की जताई संभावना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सतत विकास और सुरक्षित जलवायु की दिशा में भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की भी शुरुआत हुई। भारत ने 2028 के लिए कॉप 33 की मेजबानी करने का भी प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में कॉप 28 शिखर सम्मेलन के सेरेमोनियल ओपनिंग सत्र के दौरान ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। ये पर्यावरण के लिए व्यापक जीवन शैली लाइफ पहल के तहत चलाया जाएगा। विशेष तौर पर जल संरक्षण और वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचे पर जोर होगा। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर एक उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत की। उन्होंने कार्बन क्रेडिट के दायित्व को बढ़ाने की दिशा में एक पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल डिजिटली तरीके से आइडिया और इनोवेशन के साथ ही क्रेडिट स्कोर को भी इकट्ठा करेगा। ग्रीन क्रेडिट के कंसेप्ट से चलेंगे तो पहले डिग्रेडेड वेस्टलैंड के इन्वेंटरी बनाई जाएगी। फिर उस भूमि का उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था वॉलेंटरी प्लांटेशन के लिए करेगी और फिर इस पॉजिटिव एक्शन के लिए उस व्यक्ति या संस्था को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ग्रीन क्रेडिट की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो, प्लांटेशन हो, वेरिफिकेशन हो या फिर ग्रीन क्रेडिट जारी करने की बात हो। इसलिए ही आज हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं। ये पोर्टल प्लांटेशन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आइडियाज, एक्सपीरियंसेस
एंड इनोवेशंस को एक जगह पर कलेक्ट करेगा। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बीच प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने एक बार फिर दोहराया कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा महज 4% से भी कम है, जबकि विश्व की 17% आबादी भारत में रहती है। उन्होंने बताया कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित कर आगे बढ़ रहा है। एनडीसी टारगेट पूरा करने की राह पर भारत है। गैर जीवाश्म ईंधन उपयोग को कम करने का लक्ष्य 9 साल पहले ही हासिल कर चुका है। वहीं साल 2030 तक उत्सर्जन घनत्व को भारत 45% तक कम करेगा। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्धता जताई और साल 2028 में कॉप 33 भारत में कराने का प्रस्ताव दिया। भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में कॉप 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। भारत द्वारा मिशन लाइफ, सोलर अलायंस, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाए जाने को प्रधानमंत्री ने ग्रीन डेवलपमेंट की ओर एक बड़ी पहल बताया। उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस सत्र के दौरान वित्तीय मदद को बढ़ाए जाने का आग्रह किया। हम उम्मीद करते हैं कोप समिट से क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े अन्य विषयों पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे। पहला, कोप 28 में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी। इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी एफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे। क्लाइमेट जस्टिस को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके हितों की सुरक्षा जरूरी है और विश्व कल्याण के लिए सबकी भागीदारी भी। प्रधानमंत्री ने तकनीक के आदान प्रदान और ग्लोबल कार्बन बजट में विकासशील देशों को उचित शेयर दिए जाने की पुरजोर वकालत की। शिशिर सेलार, तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में कॉप 28 सम्मेलन के दौरान लीड IT 2.0 से जुड़े सत्र को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहला निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी की दिशा में बहुत अहम है। 2019 में शुरू किया गया लीड IT हमारा साझा प्रयास है ताकि इंडस्ट्री ट्रांजिशन को बल मिले, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को गति मिले और ये जल्द से जल्द और आसानी से ग्लोबल साउथ को भी मिले। और वहीं कॉप 28 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी दुबई में दोनों देशों के हितों को लेकर चर्चा की गई। वहीं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके अलावा मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात की।
और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं अब अन्य खबरों पर, जहां केंद्र सरकार ने संसद की शीतकालीन सत्रों से आज लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिनमें 18 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रचनात्मक चर्चा के लिए विपक्ष से सहयोग की भी अपील की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से 4 तारीख से शीतकालीन सत्र ये शुरू हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं और इस बार शीतकालीन सत्र में ऐसे कौन कौन से अहम विधेयक हैं जो पास होने की उम्मीद है या जो चर्चा के लिए रखे जाएंगे पटल पर? देखिए सुप्रभात, आपको 18 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं जो लोकसभा जो सेक्रेटरीट है उसमें जो सूचीबद्ध किए जाते हैं जी। उसमें हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा जो विधेयक है वो भी सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही साथ जो अनुदान की अनुपूरक मांगे हैं वो पहली अनुपूरक मांगे भी इसी सत्र के दौरान रखी जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि जब भी कोई सत्र होता है उससे ठीक पहले हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से इस तरह की बैठक बुलाई जाती है जिससे कि एक सहमति बन सके सत्ता और विपक्ष के बीच सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने को लेकर। इस बैठक में विभिन्न दलों के जो सदन के नेता हैं वो शामिल होते हैं। कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे इस बात की जानकारी विपक्षी दल देते हैं कि किन मुद्दों को सदन के में उठाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर बताया जाता है कि उनका विधायी एजेंडा क्या है, किन एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि कल महत्वपूर्ण राज्यों के 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने और उसके ठीक बाद अगले दिन से अगले हफ्ते के पहले दिन से ये सत्र शुरू होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है सत्र, जब कई मुद्दों पर विपक्षी दल कोशिश करेंगे कि वो सरकार को घेरने की प्रयास करें। वहीं सत्ता पक्ष का यह प्रयास होगा कि जो विधायी एजेंडा 18 बिलों के साथ वो आए हैं उन्हें तेजी से उस पर आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शरण तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, और हम आगे भी और जो बुलेटिन्स हैं उनमें भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स ओटीपी सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार।
यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख में एक छोटा सा बदलाव किया गया है। दरअसल मिजोरम में अब रविवार यानी कि 3 दिसंबर की बजाय सोमवार 4 दिसंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इस वजह से तारीख में ये अहम बदलाव किया गया। रविवार के दिन ईसाई समुदाय के लोग खास तौर पर चर्च जाते हैं और राज्य में 87% ईसाई समुदाय की आबादी है और इसीलिए लोगों की मांग थी कि मतगणना की तारीख में बदलाव किया जाए। गौरतलब है कि मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इससे पहले मिजोरम की मतगणना भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल ये बदलाव किया गया है। और इसके अलावा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना कल ही होगी और जिसके बाद में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होगा। मतगणना को लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। वहीं मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई बाधा ना आ पाए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कल मतों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की तरफ से EVM की सुरक्षा और निष्पक्ष मतगणना के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 40 कंपनियां स्ट्रांग रूम में तैनात की गई हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता धीरज कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। धीरज, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए तो अब मतगणना कल होने वाली है और इस मतगणना को लेकर हैदराबाद में किस तरीके की तैयारियां? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हैदराबाद, अगर हम शहर की बात करें तो यहाँ पे जो तीनों पार्टियाँ जो हैं वो अपने अपने तरीके से दावे कर रही है, अपने अपने जीत के दावे कर रही है। YSR जो BSR है, BSR को जो अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है और उन्हें लग रहा है कि एक बार फिर तीसरी बार उन्हें हैट्रिक कर सत्ता में आने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने कि मैं भी उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि उस बार भी इस बार उसे सत्ता का ताज मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मुकाबले को जरूर त्रिकोणीय बनाया है और भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी को कितना नुकसान करती है ये तो अब अभी मतपेटियों में बंद है। ये कल पता चलेगा कि किस पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है और जो पार्टी किनारे में चल रही थी, किनारे से चलते हुए कैसे मेन स्ट्रीम में आकर खड़ी हो जाती है और उसका जो वोटरों के ऊपर कितना प्रभाव होता है, कितना वोटर भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी जो प्रचार शैली को समझ पाते हैं, ये तो कल देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फ़ायदा हुआ है। जी, जो आपने तैयारियों की बात की तो यहाँ पे जो सुरक्षा बलों की जो 40 जो सशस्त्र बलों की जो 40 कंपनियां जो स्ट्रांग रूम में तैनात की गई है और जो प्रबंध है वो त्रिस्तरीय प्रबंध है जिसको 3 लेयर्स कहा जाता है और ऐसा कहा गया है कि जो अंदर का जो कोर लेयर होगा, जो भीतरी लेयर होगा, भीतरी लेयर की जो सुरक्षा है
वो सुरक्षा जो सशस्त्र बलों के जिम्मे होगा। और बाकी का जो 2 लेयर है, 2 लेयर पे जो स्टेट की पुलिस जो होती है, राज्य की पुलिस, उसकी सुरक्षा में तैनात होगी। जैसा कि आपने बताया कि कुल 14 से 15 टेबल पर जो मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी, मतलब 15 राउंड में गिनती पूरी होगी। और राज्य की तरफ से, राज्य प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से ये तैयारी की गई है कि किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से मतगणना की जाए। जैसा कि कहा गया है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे से पर्यवेक्षक मतगणना काउंटिंग सेंटर तक पहुंचेंगे और जो भी काउंटिंग सेंटर में मतपेटियों जबकि खोली जाएगी लगभग 8 बजे के करीब, तो उसकी कैमरे से उसकी निगरानी की जाएगी। और जो सबसे अहम बात जो बताई गई है कि सुबह 8 बजे से लेकर बताया गया है कि 8:30 बजे तक जो बैलेट की गिनती की जाएगी, जो डाक पत्र के द्वारा जो मतदान आते हैं। सो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि पहले आधे घंटे में डाक पत्र के गिनती होगी और उसके बाद 8:30 बजे से पेटियां खुलेगी और गिनती का रुझान आपको मिलने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स दूरदर्शन के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कल सुबह से 7 बजे से लेकर के दूरदर्शन पर भी आप मतगणना को लेकर एक अपडेट यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ चलिए अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति के महाराष्ट्र दौरे का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं बीते कल राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो प्रदान है वो किया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह आज सुबह सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जूनागढ़ में श्री दिव्यकांत नागावाणी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित स्मृति पर्व कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं अहमदाबाद में आयोजित होने वाले माटी कला महोत्सव में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के कारण कई जगह पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई। पर्यटन सीजन नजदीक आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में बर्फ हटाने का काम भी बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहा है। और इसी बीच उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तंगधार रोड पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बर्फ हटाने का अभियान भी शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद मुगल रोड यातायात निलंबित करना पड़ा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के अलावा मैदानी इलाकों को भारी बारिश का सामना भी करना पड़ा है। मौसम परिवर्तन के कारण घाटी भर में तापमान में काफी गिरावट आई है। कश्मीर में बर्फबारी का मौसम दिसंबर में शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। और चलिए अब बात मौसम की भी कर लेते हैं, जहां मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है। वहीं दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश बढ़ने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में बारिश की संभावना को देखते हुए बारह जिला के प्रशासन प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने जिला प्रशासन प्रमुखों को भारी बारिश के मद्देनजर तैयार रहने के उचित दिशा निर्देश दिए हैं। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिर सोमनाथ के चंदूवाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों को आवास, गैस का चूल्हा व आयुष्मान कार्ड आदि वितरित किए। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत का संकल्प जो हम सब ने लिया है, ये संकल्प एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों गरीबों को सबके बराबर लाने का एक पुनीत विचार है और इसमें हमें सबके संकल्प के बल को जोड़ना है।
गजा में एक सप्ताह से चला आ रहा संघर्ष विराम बीते कल खत्म हो गया। संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद इजरायली लड़ाकू विमानों ने रफा और दक्षिणी गजा पर बमबारी की, जबकि तेल अवीव व इजराइल के कई शहरों पर हमास और इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागे। ताज़ा हमलों में गजा में 178 लोगों के मारे जाने और 589 के घायल होने की सूचना है, जबकि इजरायली शहरों में हमलों से हुए नुकसान का पता नहीं चला है। इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का भी आरोप लगाया है। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां भारत ने रायपुर में खेले गए चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में कंगारू टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ। नमस्कार।